स्टूडेंट्स, आज हम कोलाइडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे 3 आधार पर। कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स में क्या होता था? परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित रहती थी। कोलाइड्स क्या थे? एक विषमांगी तंत्र थे। और इसमें क्या होता था? एक पदार्थ क्या था? परिक्षिप्त प्रवस्था, जो क्या था? दूसरे पदार्थ में क्या था? परिक्षेपित रहता था, जिसे हम क्या कहते थे? परिक्षेपण माध्यम। अर्थात कोलाइड्स में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम होता था। परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित होती थी। और कोलाइड्स हमारे विषमांगी तंत्र, विषमांगी विलयन होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था का अर्थ हमने क्या बताया था? विलेय। और जबकि परिक्षेपण माध्यम का अर्थ विलायक। आज हम कोलाइड्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे 3 आधार पर। लेकिन किस किस के आधार पर? पहला है परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ना है किसकी भौतिक अवस्था? भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण जब हम करते हैं तो ये वर्गीकरण 8 तरह का होता है। ठोस, सॉल, सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल, ठोस, सॉल, फोम। ये डिटेल में बता रहे हैं। अभी दूसरा वर्गीकरण देखना है हमें। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन मतलब आपस में कैसा नेचर है, अच्छे से घुल रहे हैं कि नहीं घुल रहे हैं, कैसा नेचर है। मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया की प्रकृति के आधार पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड बन रहा है, कैसा, किसके बीच में? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य, इसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो ये वर्गीकरण होता है 2 प्रकार का, द्रव रागी कोलाइड्स और द्रव विरागी कोलाइड्स। तीसरा वर्गीकरण हमें देखना है परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार पर, कि परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण होता है। बहु आणविक, नाम में ही छुपा है बहु, बहु मतलब बहुत सारे अणु मिलकर, बहु आणविक कोलाइड्स। दूसरा होगा बृहद आणविक, बृहद मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैक्रो, बड़ा अणु। और तीसरा है सहचारी, मिसेल्स। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोलाइड्स का वर्गीकरण, जो कि हम कितने आधार पर करेंगे? 3 के आधार पर। कौन कौन से पर? पहला करेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा करेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया के प्रकृति के आधार पर। और तीसरा करेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आकार पर। तो अभी हम पढ़ते हैं पहला वाला कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था कैसी है। तो पहले हमने एक टेबल बनाई, इसमें लिया हमने परिक्षिप्त प्रवस्था, दूसरी टेबल में परिक्षेपण माध्यम। तो मान लिया कि जो पहली हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था है वो ठोस है। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है? ठोस। और हमने इस ठोस पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम भी क्या ले लिया? ठोस। क्योंकि कोलाइड्स में क्या होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित रहती है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था कैसी अवस्था में है? ठोस। और ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था को लिया हमने और परिक्षेपण माध्यम भी कैसा लिया? ठोस। तो ठोस का ठोस में जब विलयन बनता है तो इस प्रकार के कोलाइड्स को हम क्या नाम देते हैं? ठोस, सॉल। और ये उदाहरण इसके क्या होते हैं? रंगीन कांच एवं रत्न। दूसरे कैटेगरी में हमने क्या किया? फिर से परिक्षिप्त प्रवस्था तो क्या ली? ठोस ली। ठीक है, तीसरी बार भी हमने परिक्षिप्त प्रवस्था क्या ली? ठोस। ध्यान से देखिए, परिक्षिप्त प्रवस्था 3 बार क्या लिया? ठोस, ठोस, ठोस। एक बार ठोस को क्या किया? ठोस में परिक्षेपण माध्यम क्या लिया? यहाँ देखो परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, 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 लेकिन यहाँ अंतर है। परिक्षेपण माध्यम एक बार हमने ठोस लिया, दूसरी बार दोबारा में हमने क्या लिया? द्रव लिया, और तीसरी बार में हमने क्या लिया? गैस। मतलब हमने ठोस का ठोस में विलयन बनाया, फिर हमने ठोस का द्रव में बनाया, फिर हमने ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन बनाया। विलयन 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि गैस का गैस में जो विलयन होता है वो एक सममांगी विलयन बनता है। और कोलाइड्स क्या होते हैं? विषमांगी विलयन। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, यहाँ है ये पॉइंट
कि एक गैस दूसरी गैस के साथ कभी भी कोलाइड्स विलयन नहीं बनाती, मतलब कोलाइड नहीं बनाती, क्योंकि कोलाइड क्या है हमारा विषमांगी तंत्र होता है, और गैस आपस में मिलकर क्या बनाती है, सममांगी मिश्रण बनाती है, और सममांगी मिश्रण कोलाइड्स नहीं हो सकते हैं। तो जब हम विलयन के प्रकार देखते हैं तो 9 प्रकार के 9 बनते हैं। कैसे कि ये यहाँ पर ये ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में, फिर यहाँ क्या लेंगे हम गैस नहीं द्रव ले लेते हैं, तो द्रव 3 बार लिखेंगे, फिर द्रव का ठोस में, फिर द्रव का द्रव में, फिर द्रव का गैस में, फिर 3 बार क्या होगा गैस गैस गैस, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। तो विलयन में तो गैस का गैस में विलयन बनता है, लेकिन वो सममांगी मिश्रण होता है, इसलिए वो कोलाइड्स नहीं बनाता है। तो कोलाइड होते हैं 8 प्रकार के। तो जब हमने परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव, तो ये क्या कोलाइड्स किस प्रकार का कोलाइड बनेगा, सॉल। जब परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम की भी भौतिक अवस्था ठोस है, तो हमारा कैसा कोलाइड्स बनेगा, ठोस सॉल। जब परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम की कैसी है, गैस, तो इस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है। इसका हमने इसको क्या कहते हैं, एरोसोल। एरोसोल के उदाहरण क्या है, धुआं और धूल। इसी प्रकार से सॉल के एग्जाम्पल क्या थे, पेंट। अब हमने यहाँ पर ले लिया परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था क्या ले ली, परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था क्या ले ली, द्रव ले ली। अब हम परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था एक बार क्या ले रहा है, ठोस, एक बार क्या ले रहा है, द्रव, एक बार क्या ले रहा है, गैस। तो ये द्रव परिचित प्रवस्था है। परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था कैसी है, द्रव। इस द्रव को हमने परिक्षेपण माध्यम कैसा लिया, ठोस, तो ये क्या बनता है, जेल। उदाहरण क्या है, पनीर और जेली। फिर दोबारा फिर द्रव है और द्रव को किसमें ले लिया, द्रव, दोनों ही द्रव है, परिचित प्रवस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को हम पायस या इमल्सन कहते हैं, जैसे दूध, मक्खन, बालों की क्रीम। अब द्रव परिचित प्रवस्था है और इसको हमने परिक्षेपण माध्यम क्या लिया, गैस, तो ये क्या बनता है, एरोसोल। ये ध्यान रखना कि एरोसोल कोलाइड का नाम हम कब कहते हैं, जब परिक्षेपण माध्यम कैसा हो, गैस, परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस, तब इस कोलाइड्स क्या कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, धुंध, कोहरा, बादल। अब हमने यहाँ पर परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था कैसी ली, गैस और गैस, तो यहाँ क्या रहेगा, ठोस और द्रव। और ये गैस और गैस वाला नहीं होता है, क्योंकि वो सममांगी विलयन बनता है, और कोलाइड्स क्या होते हैं, विषमांगी विलयन होते हैं। तो ये गैस परिचित प्रवस्था क्या हो, गैस हो, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो, ठोस, तो ये क्या बनते हैं, ठोस सॉल। प्यूमिस पत्थर इसका उदाहरण है। परिचित प्रवस्था क्या हो, गैस, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव, तो क्या बनता है, फोम। कोलाइड्स के नाम है ये, कोलाइड्स के प्रकार हैं 8। ये किस आधार पर करेगा वर्गीकरण, ये वर्गीकरण है कोलाइड्स का, लेकिन किस आधार पर, परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये उनके क्या है, उदाहरण। अब हम दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण क्या है, परिचित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का, द्रवरागी कोलाइड्स और द्रव विरागी कोलाइड्स। इनको द्रवरागी शब्द का अर्थ होता है द्रव को स्नेह करने वाले, लविंग, और द्रवरागी का अर्थ होता है द्रव को घृणा करने वाले। तो द्रवरागी जो विलयन हमारे कोलाइड्स होते हैं, ये क्या होता है कि हमने गोंद या जिलेटिन या स्टार्च, ये कुछ भी पदार्थ लिया, कोई पदार्थ लिया, और परिक्षेपण माध्यम में मतलब उचित विलायक में घोला, तो ये आसानी से सीधे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि द्रव इन्हें स्नेह है ना, ये द्रव को स्नेह करते हैं। तो हम क्या करें कि ये पदार्थों, ये द्रवरागी कोलाइड्स बनाने के लिए पदार्थ को उचित विलायक में, उचित द्रव में या परिक्षेपण माध्यम में सीधे मिलाने पर आसानी से क्या हो जाते हैं, प्राप्त। जबकि ये हमें उचित विलायक में घोलने से आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। इनको बनाने के लिए हमें उचित विधियां, विशेष विधियों द्वारा ही बनते हैं। द्रवरागी जो कोलाइड्स होते हैं वो उचित विलायक में घोलकर हम आसानी से बना सकते हैं, जबकि द्रव विरागी कोलाइड्स को हम उचित विलायक में परिक्षेपण माध्यम में घोलकर या मिश्रित कर आसानी से नहीं बना सकते हैं। इनको बनाने की विशेष विधियां होती हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो द्रवरागी कोलाइड्स क्या होते हैं, आसानी से बन जाते हैं, जबकि द्रवरागी कोलाइड्स आसानी से नहीं बनते हैं। द्रवरागी कोलाइड्स क्या होते हैं, द्रव को स्नेह करने वाले, और द्रवरागी क्या होते हैं, द्रव को घृणा करने वाले। ये आसानी से बन जाते हैं, ये आसानी से नहीं बनते हैं।
और द्रवरागी कोलाइड्स को हम उत्क्रमणीय सॉल भी कहते हैं। उत्क्रमणीय सॉल, मान लिया कि हमारे पास कोई द्रवरागी कोलाइड्स था, हमने वाष्पीकरण या उसका प्रवस्था अलग कर दी, परिक्षेपण माध्यम से वाष्पीकरण कर दिया तो विलायक उड़ गया, तो हम बाद में इसको फिर से परिक्षेपण माध्यम में घोलकर वापस प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय सॉल भी कहते हैं इनको। क्यों? क्योंकि यदि एक बार ये अपक्षेपित हो गए तो हम दोबारा परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलायक मिलाकर इन्हें पुनः कोलाइड्स विलयन नहीं बना सकते। दोनों में अंतर देखिए, द्रवरागी द्रव को स्नेह करने वाले, द्रवरागी द्रव को घृणा करने वाले, ये उचित विलायक में अर्थात परिक्षेपण माध्यम में घोलकर आसानी से बना सकते हैं, इनको परिक्षेपण माध्यम में घोलकर आसानी से नहीं बना सकते हैं। अगर इनका परिचित व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे से अलग हो जाए वाष्पीकरण या किसी भी विधि द्वारा, तो हम परिचित व्यवस्था को फिर से परिक्षेपण माध्यम में घोलकर प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको उत्क्रमणीय सॉल भी कहते हैं। जबकि यदि ये एक बार अपक्षेपित हो गए, परिचित व्यवस्था एक बार नीचे बैठ गई, तो हम इनको पुनः परिक्षेपण माध्यम में घोलकर मिलाने से अकेला प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय सॉल कहलाते हैं। अब एक तीसरा वर्गीकरण आता है, परिक्षिप्त व्यवस्था के कणों के प्रकार पर आधारित। ये था 3, बहुआण्विक कोलाइड्स, बृहद आणविक कोलाइड्स और सहचारी कोलाइड्स। अच्छा, आपको याद होगा कि जो कोलाइड बनते थे तो कोलाइड्स में कण का आकार कितना होता था? कोलाइड में कण का आकार किसी को रेंज याद है? कितना होता था रेंज? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ये किसकी रेंज है? कण की आकार की रेंज है। लेकिन कौन से कण? कोलाइड्स के। तो ये हमारा कोलाइड ही तो बन रहे हैं। तो यहां पर आप परिभाषा देखें कि जैसे मान लिया कि हमारे पास छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है, छोटे छोटे अणु हैं, लेकिन इन अणु का जो ये तो बहुत छोटे छोटे अणु हैं, इन अणुओं का जो आकार है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये कोलाइड्स होंगे ही नहीं। अगर ये छोटे छोटे अणु हैं और इनका आकार यदि इनके बीच में नहीं है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं है, तो ये तो कोलाइड्स है ही नहीं। तो क्या करते हैं ये बहुआण्विक, बहु मतलब बहुत सारे, आणविक मतलब अणु, तो ये आपस में एकत्रित होकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। और ये बड़े अणु का आकार क्या होता है? इनके बीच में। अब आप परिभाषा देखिए, विलीन करने पर, घोलने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या अणु एकत्रित होकर पुंज जैसी एक ऐसी स्पीशीज बनाते हैं, ये स्पीशीज बनाते हैं। और इस स्पीशीज का आकार क्या होना चाहिए? जिनका मतलब इस स्पीशीज का आकार कोलाइडी सीमा में होना चाहिए। कोलाइडी सीमा में मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोलाइड को हम बहुआण्विक कोलाइड्स कहते हैं। इनका उदाहरण गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल आदि। अब आ गया बृहद आणविक। बृहद मतलब मैक्रो मतलब बड़ा। अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक अणु है, मान लिया कि इस अणु का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। इस अणु का आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। और ये क्या होता है? कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो हम इसको डायरेक्ट यदि किसी विलायक में घोल दें इस अणु को, तो हमारा क्या बन जाएगा? कोलाइड बन जाएगा। लेकिन इस कोलाइड को हम बहुआण्विक नहीं बोलेंगे, बहुत सारे अणु नहीं मिले इसमें, एक ही अणु था, ये मैक्रो बड़ा अणु। तो इसको, इस प्रकार के कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे? बृहद आणविक कोलाइड। परिभाषा देखिए, बृहद अणु बड़ा अणु है, तो इस अणु को हमने क्या किया? उचित विलायक में ऐसी विलयन बना देते हैं। लेकिन इसका आकार क्या होना चाहिए? इस रेंज में होना चाहिए। सीधे सीधे विलायक में घोल देते हैं तो हमारा क्या बनता है? कोलाइड्स बनता है। इस कोलाइड को हम बृहद आणविक कोलाइड्स कहते हैं। अब आ गया सहचारी कोलाइड्स। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट की तरह। कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि हम विलयन की सांद्रता बढ़ा दें, उच्च कर दें, तो वही कण क्या होते हैं? पुंज बनने के कारण, पुंज मतलब एकत्रित होकर पुंज बनने के कारण कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। समझो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो
कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट की तरह वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। अब वही पदार्थ यदि उच्च सांद्रता पर किसकी तरह व्यवहार करने लगे, कोलाइड के समान व्यवहार करने लगे। अभी किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे, कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट की तरह, लेकिन उच्च सांद्रता पर किसकी तरह व्यवहार करने लगे, कोलाइड के समान व्यवहार करने लगे। तो और ये क्या हुए थे, आपस में उच्च सांद्रता पर क्या किया इनने, क्यों करने लगे कोलाइड की तरह व्यवहार, क्योंकि कण का जो आकार था वो कण क्या हुए, आपस में उनने पुंज बनाया, और पुंज बनाया तो उनका आकार क्या हो गया, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ गया। तो यही शर्त होती है कि जिनके कणों का आकार इतना होगा वो कोलाइड्स होंगे। तो यहाँ कम सांद्रता पर तो प्रबल विद्युत अपघट थे, लेकिन उच्च सांद्रता पर कणों ने क्या किया, पुंज बना लिया, और पुंज बनाया तो उनका आकार कितना हो गया, इस रेंज में हो गया, और क्या की तरह व्यवहार, किसकी तरह व्यवहार करने लगे, कोलाइड्स के समान व्यवहार करने लगे। तो इस प्रकार जो हमारा कोलाइड्स बनता है हम उसको सहचारी कोलाइड्स कहते हैं, सहचारी आपस में मिलकर, या हम इसको मिसेल्स या कुछ माइसेल्स भी कहलाता है। इसको मिसेल्स भी बोल सकते हैं, माइसेल्स भी बोल सकते हैं। अब मिसेल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या किया है, कोलाइड्स का वर्गीकरण पढ़ा है, वो भी 3 आधार पर। कितने आधार पर, 3। परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, जो कि ये 8 प्रकार का है। फिर हमने पढ़ा परिचित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो अन्योन क्रिया होती है, तो द्रव स्नेही और द्रव विरागी, द्रव को स्नेह करने वाले और द्रव को घृणा करने वाले, और ये आसानी से विलायक में घोलकर प्राप्त हो जाते हैं, जबकि ये वाले आसानी से विलायक में घोलकर प्राप्त नहीं होते। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। यदि एक बार ये अपक्षेपित हो गए तो हम इसको विलायक में घोलकर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा वर्गीकरण था परिचित प्रवस्था के कणों के प्रकार पर, जो था बहुआण्विक कोलाइड्स, वृहदाण्विक कोलाइड और सहचारी कोलाइड। बहुआण्विक में क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलकर एक पुंज बनाते थे, और उस पुंज का आकार क्या होता था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता था। तो इस प्रकार बने कोलाइड्स को हम बहुआण्विक कहते थे। वृहदाण्विक में एक बड़ा अणु है, लेकिन उस अणु का आकार क्या है, कोलाइडी कण की आकार का है, तब वृहदाण्विक कोलाइड्स बनते हैं। और सहचारी कोलाइड्स कैसे बनते हैं, कि कोई हमारा पदार्थ है जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन उच्च सांद्रता पर वही कण आपस में पुंज बनाकर कोलाइडी की तरह व्यवहार करने लगता है। एक ही पदार्थ है, वही प्रबल विद्युत अपघट की तरह व्यवहार कर रहा है कम सांद्रता पर, और वही पदार्थ उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये कोलाइड विलयन बना, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, कण आपस में पुंज बनाया, तो सहचारी कोलाइड्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम मिसेल्स के नाम से जानते हैं।